हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाभी कॉम्पिटिटरों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान अकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, सब लोग एक बार फिर से आ जाइए और आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि लक्ष्यवश के अंतर्गत आपके लिए हिंदी सुपर सीरीज चला रखा हूं, जो कि आपके विभिन्न एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं, जो जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कलेक्शन करवा रहा हूं। बहुत ज़बरदस्त, इतना मान लीजिए कि एक बार हिंदी पढ़ लीजिए यहाँ से, इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, अदरवाइज यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्जाम हो या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्जाम हो, आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से इसमें फ़ायदा होने वाला है। चलिएगा दोस्तों, हाँ, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सभी लोग आ जाइए और स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर शुरुआत में पैराग्राफ दिया गया आपके सामने। पैराग्राफ में कहा गया निर्देश है, क्या निर्देश दिया गया देखिएगा। निर्देश दिया गया है, निर्देश 1 से 5 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको उत्तर देना है। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा संस्कृत का पूरे वर्ल्ड में भारत एक मुख्य केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। जैसे आपको बता दूं, तक्षशिला था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। देखिए, प्राचीन काल के एजुकेशन को देखिए, वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था, पुस्तकीय ज्ञान भी दिया जाता था, लेकिन साथ में देखिएगा शारीरिक ज्ञान भी उसको दिया जाता था। ठीक है, उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। जो डिफेंस आज कहते हैं ना कि लड़कियों को डिफेंस सिखाना चाहिए कि कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, तो वो चीज़ पहले देखो होता था, लोगों को युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास, ध्यान दीजिएगा, चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया करता था। चहुमुखी मतलब जो आज हम कल्पना करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, आरटीई 2009 के अनुसार कि हम भाई बच्चों के चहुमुखी विकास पर काम करें, वो चारों तरफ उनका पूरा विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए बच्चों का। वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास प्राचीन काल में किया गया कि उस टाइम पे चहुमुखी विकास बच्चों का किया जाता था। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है ना। आज के अधिकांश, ध्यान दीजिएगा, आज के अधिकांश, हाँ देखिएगा, आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज के युवा शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं, मतलब आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। अपने आप में उनमें गट्स नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वही तो बता रहा हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा देश के प्रति क्या लगाव होना चाहिए, मैं देश के हित में क्या कर सकता हूँ, ये गट्स वो पैदा ही नहीं कर पाता, केवल डिग्री लेकर के बैठा रहता है। आगे, वो अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है ना। मतलब आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो युवाओं में कि हमारा राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र प्रेम को उत्पन्न करने में वो सफल नहीं रही, असफल रही है। ऐसा इस पंक्तियों में कहा गया है, इस लाइनों में कहा गया। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने क्या किया, शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। जैसा मैंने बताया, एनसीएफ 2005 लाया, एनसीटीई लाया, आरटीई 2009 लाया, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई,
ये सब क्या है, मतलब जो हमारे यहाँ के नीति निर्माता हैं, जो हमारे यहाँ पॉलिसी बनाते हैं, उन्होंने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। यही प्रयास हैं सब। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, आज की जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर, मतलब ना तो कोई जाति है, ना तो कोई पाते हैं, ना तो कोई भाषा, मतलब हर चीज़ से ऊपर उठ करके एजुकेशन दिया जाना चाहिए और बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। मतलब कोई कहे कि ठाकुर का बच्चा है, ये कोई ब्राह्मण का बच्चा है, ये कोई एससी का बच्चा है, कोई एसटी का बच्चा है, मतलब इस तरह का जातिगत कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर उठना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी धर्म की बात कर लिया जाए, कोई कहे हिंदू है, कोई कहे मुस्लिम है, कोई कहे सिख है, कोई कहे ईसाई है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एजुकेशन मतलब एक समावेशी एजुकेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके दायरे से ऊपर उठकर केवल सबका एक ही मकसद होना चाहिए। क्या मकसद होना चाहिए, इसमें मकसद भी बताया गया आपको। देखो क्या मकसद होना चाहिए, केवल एक ही मकसद होना चाहिए। क्या, अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमारे देश के कैसे हम उद्धारक बन सकते हैं, हम अपने देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। वहाँ पर जाति, धर्म या भाषा कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पर मायने क्या रखना चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि राष्ट्र हित में क्या जरूरी है, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हम देश के लिए अपने क्या कर सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अच्छा वो मुस्लिम है, हम उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे या हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो हिंदू है, उससे दूरी बना लो। मतलब ये भावनाएं जो होती हैं ना, ये देश को तोड़ने वाली होती हैं, राष्ट्र हित में नहीं होती, राष्ट्र के विपरीत होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, मतलब कि आप अपने आप को कैसे स्वावलंबी बना पाएं, आप आत्मनिर्भर कैसे बन पाएं। इसीलिए कहा गया कि कोई भी बच्चा पढ़े लिखे तो वो कामयाब बने। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन कोई भी जॉब मिले, लेकिन वो कामयाब जरूर बने। ठीक है, ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए दिया गया, ताकि शिक्षित लोगों को क्या हो सके, रोजगार उपलब्ध हो सके। ओके, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिया गया क्या कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन हुआ करता था। आप लोग इसका सभी लोग जवाब दे पाएंगे। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन होता था, तो मैंने अभी अभी आपको बताया प्रमुख केंद्र कौन होता था, भारत होता था। ठीक है, नालंदा है, तक्षशिला है, ये विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यहाँ पर लोग आकर के, विदेशी भी आकर के एजुकेशन ग्रहण किया करते थे। आगे देखिए, मैंने पैराग्राफ पढ़ा केवल इसीलिए समझाने के लिए। आगे देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, क्या ध्यान देती थी कि विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में चहुमुखी विकास का खूब ज़्यादा ध्यान दिया जाता, आध्यात्मिक, किताबी, शारीरिक, हर तरह से वहाँ पर ध्यान दिया जाता था बच्चों के एजुकेशन में। ठीक, तो उनका चहुमुखी विकास होता था, सर्वांगीण विकास होता था। और सर्वांगीण विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब सर्वांगीण विकास व्यक्ति का होगा तो वह स्वावलंबी बन पाएगा। ठीक, आत्मनिर्भर बन पाएगा। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा है, इसको देखिएगा। कहा है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, किस लिए, रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। 2 ऑप्शन हो गए, ध्यान देना, रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। और आगे है नेक्स्ट, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं। अब बताइएगा इसमें चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 3 का आपको जवाब देना है। बताइएगा भाई, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। किसी के लिए नहीं, ये तो गलत बात है भाई। एजुकेशन तो किसी के लिए होगा ना, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए। भले आज आधुनिक काल में जी रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि हम प्राचीन परंपराओं का सम्मान करें, लेकिन ये जरूर करेंगे समाज के लिए बेहतर कुछ हो। ठीक है, आगे देखिएगा। और 2 ऑप्शन ऊपर थे, ऊपर कौन कौन से ऑप्शन थे देख लीजिएगा। ऊपर कौन कौन से ऑप्शन थे आपके लिए? हाँ, कि रोजगार करने के लिए या राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। तो मैंने क्या कहा था? राष्ट्र हित में कार्य करना है। धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठ करके हमें यह सोचना चाहिए कि राष्ट्र का हित कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। 4th क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया गया, इसको बताना है आपको। कहता है नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो पाए? राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो बात तो पहले इसको हटा दो, है ना। तो अब देखो क्या है, 3 बचे। विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, व्यवसायिक शिक्षा, या राष्ट्र का विकास हो गया, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक बार पैराग्राफ में चलेंगे हम। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, देखो कि इस शिक्षा प्रणाली में जो इस टाइम पे है कि दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। क्यों? ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ? रोजगार, ताकि रोजगार उनको मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, इसको बताइए क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा मेरे बाबू, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षितों को रोजगार मिल सके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4th नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को बताना है। आप बताइए पुस्तकी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? कीय होगा, या होगा, यह होगा, यह होगा। आप बताओ पुस्तकी में कौन सा प्रयुक्त शब्द होगा? तुरंत बताइएगा, पुस्तकी में कौन सा प्रयुक्त शब्द होगा? तो देखिएगा बाबू, पुस्तक, धन, ई अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुस्तकीय बन जाएगा। मतलब ये बड़ी ई हो जाएगा, पुस्तकीय हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे देखिएगा, कौन सा विशेषण है? अब आपको इसमें बताना है विशेषण क्या है। क्षेत्रीय, क्षोभ, पक्ष, जांचना। अब आपको विशेषण बताना है तो क्षेत्र का क्या हो जाता है? विशेषण क्षेत्रीय हो जाता है ना। प्रत्यय जुड़ करके इसमें क्या बन गया है? ये विशेषण बन गया है। ठीक है, ये प्रत्यय जुड़ गया, क्षेत्र में ये प्रत्यय जुड़ गया तो क्षेत्रीय हो गया, ये विशेषण बन गया। कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर इज द राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे कहते हैं ना, क्षेत्रीय दल हो गए, क्षेत्रीय लोग हो गए, क्षेत्रीय व्यक्ति विशेष हो गए, तो मतलब ये क्या हो जाता है? क्षेत्रीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको इसको बताना चाह रहा था, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो आप लोग बताइएगा, द्वितीय हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में, 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन में, 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव में, 28 से 30 अगस्त कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन आपकी राजधानी पुर्तगाल की होती है ना, डेनमार्क की पुर्तगाल की ऐसे है ना, डेनमार्क की ऐसा है। हाँ चलेगा, तो इसमें बताइएगा आप कौन सा हो जाएगा? बताओ, 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस हो जाएगा। जी बिल्कुल, मॉरिशस इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। यस, इसको बताइएगा। बताया गया है, निर्देश दिया है 8 और 9 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करिए। अब चतुर्भुज दिया है, इसमें क्या दिया है?
चतुर्भुज दिया है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, चतुर प्लस भुज, चतुर्भर भुज, भुज चतुर्धन भुज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। डी एकदम, ये विसर्ग संधि है। क्या है ये, विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है। अब इसमें क्या हो जाता है कि अगर कहा गया विसर्ग संधि में, ये कहा गया अगर कहा क्या गया कि जैसे ई या ऊ के बाद, ई पहले पद में ई या ऊ के बाद अगर कोई दूसरे पद में, दूसरा पद जो ये वाला है, दूसरे पद में कोई आपका क्या हो जाएगा, कोई घोष शब्द आ जाए, कोई घोष शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, ये रा हो जाता है। जैसे ई है या ऊ है, तो इसमें क्या हो गया, ऊ है। इसमें क्या है बाबू, इसमें ऊ है, ठीक है। ऊ के बाद विसर्ग है, ऊ प्लस घोष शब्द भुज, है ना, भा, तो ये बन के क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या संसार, हाँ इसमें आ जाइए, क्या दिया है कि संसार, संसार क्या है, सम प्लस सार, सन प्लस सार, सम संसार, संसार प्लस आर। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सम प्लस सार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सर क्या होगा बताइएगा। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, अगर हाँ इसमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा इसमें हो क्या जाता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि माँ के बाद कोई भी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए, यदि माँ के बाद यदि कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन क्या है, या व र ला, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। श श श ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अगर ये आ जाते हैं माँ के बाद, तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अगर ये अनुस्वार में ये बदल जाता है बाबू, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा किस में बदल जाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में। तो आप लोग एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या व राला, राला अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन सा 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अगर ये कोई आता है तो वो अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए माँ हट करके यहाँ पर क्या हो गया, अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। देखिए अत्यंत में क्या किया गया है, अत्यंत में मेरे बाबू अंडरलाइन किया गया। तो ये क्या होगा, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें अत्यंत सुंदर गाती है, तो गाती तो है, सुंदर गाती है, सुंदर विशेषण, लेकिन अत्यंत सुंदर गाती है, तो यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, सॉरी परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, हाँ परिमाणवाचक होगा। ये क्या होगा, परिमाणवाचक हो जाएगा विशेषण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण, ओके। तो माधवी सुंदर गाती है, ठीक था। अत्यंत सुंदर गाती है मतलब क्रिया विशेषण, ये परिमाणवाचक हो गया। आगे देखो, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय, एक मिनट इसको और ऊपर करते हैं, हाँ यहां पर देखिएगा, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ, पूछा गया है। किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ, चोर ने, प्रथमा कर्ता ने, प्रथमा का हुआ है, द्वितीय कर्म को, इसमें कौन कौन से हैं, अपादान, कारण, अधिकरण, संबंध। तो पूछा गया कौन सा नहीं हुआ, है ना। तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को चतुर्थे संप्रदान के लिए, है ना, हाँ चतुर्थे संप्रदान के लिए तो हुआ, पंचमी अपादान से अलग होना,
मतलब ये पंचमी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अपादान हो जाएगा, है ना। और इसके बाद पंचमी ये हो गया, और व्यवसायिक की गर्दन धड़ से, की गर्दन मतलब संबंध भी आ गया यहाँ पर, की, है ना। गर्दन धड़ से अलग कर दिया, मतलब फिर से देखिए से आ गया यहाँ पर, है ना। तृतीया आ गया से द्वारा, है ना, तृतीया आ गया। तो अपादान भी मिल गया आपको, संबंध भी मिल गया, करण भी मिल गया आपको। आगे में पर नहीं मिला कहीं पर, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्रथमा का है ने, धन के लिए, तो के क्या किस में आएगा, का, के, की, तो वो होता है संबंध, ये हो जाएगा संबंध कारक, ये वाला हो जाएगा के लिए। धारदार हथियार से, मतलब से द्वारा, मतलब से द्वारा क्या हो जाएगा, ये व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, करण, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण नहीं होता, अधिकरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अधिकरण इस वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा, तृतीया हुआ है, प्रथमा भी हुआ है, संबंध भी हुआ है, अपादान पंचमी भी हुआ, पंचमी भी हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इसको देखो क्या दिया है। इसमें दिया है कि निर्देश 12 और 13 के लिए नीचे दिए गए शब्द हैं, विलोम शब्द। गोपनीय का क्या हो जाएगा, गोपनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, राज, ये तो उसका समानार्थी हो जाएगा। शासकीय ये होगा नहीं। गोपनीय का होता है बाबू पारदर्शी, कोई चीज को गोपनीय तौर पे रखा जाए और उसको सबके सामने उजागर कर दिया जाए तो पारदर्शिता कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शिता कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। शिथिल का क्या हो जाएगा, शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा, आपको बताना है शिथिल का विलोम क्या होगा। तो शिथिल का मतलब होता है बिल्कुल निर्जीव की तरह हो जाना, है ना। तो जीव तो होगा नहीं, ठीक है, ये जीव होगा नहीं, बलवान भी नहीं होगा। शिथिल का क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। मतलब कोई बहुत शिथिल रहता है, शांत रहता है, फिर वो क्या चंचलता दिखाए, तो ये चंचल हो जाएगा। चंचल, शिथिल का क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। अत्युच्युत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो अत्युच्युत में कौन सा है, तो लिखेगा अति प्लस उच्च होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, अति प्लस उच्च होना चाहिए, ताकि देखिए अति उच्च हो जाएगा तो ये अति जो इसका है ये इसका उपयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कहा गया निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, तो आप बताइएगा इसमें उर्दू उपसर्ग किसमें है। अनुज, अनुज में कोई उपसर्ग नहीं। अभियांतर, अभिधन, आंतर, है ना। अपवित्र, है ना, इसमें आ हो गया मान लीजिए। लेकिन बदनाम में देखिए बद जो है, बद ये आपका उर्दू है, ये उर्दू शब्द है। ठीक है, बद और प्लस नाम, तो ये क्या हो गया, बदनाम। ठीक है, बद क्या है, उर्दू शब्द है, ये आपका उपसर्ग है और बाद में सामने जो मूल शब्द है वो नाम है। तो बद अगर लग गया तो नाम में क्या हो गया, बदनाम हो गया। नाम क्या है, खराब हो गया, बदनाम हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन उदाहरण है, मतलब सममात्रिक छंद कौन सा है इसमें, जिसमें सब बराबर बराबर होता हो, मतलब टोटल जो उनके कह सकते हैं मात्राएं हैं वो बराबर रहती हों हमेशा। तो देखिएगा दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। तो मेरे दोस्त याद रखना, जो चौपाई होती है, ये चौपाई जो होती है ये हमेशा क्या होती है, सममात्रिक होती है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो दोहा होता है, दोहा में ये क्या होता है, 13 11 13 11 होती है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपके विषम मात्रिक है। लेकिन देखिए इसमें जो विषम है उसमें सेम है और जो सम है उसमें सेम है। सोरठा जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, 11 13 11 13 हो जाता है, ये सोरठा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े, बिल्कुल आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखिएगा। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17,
बोला इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। जी हाँ, भाववाच्य केवल और केवल क्या होता है? अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य किस में होता है? केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। ठीक है। कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल होता है। कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में हो सकता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जी, सभी प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? सकर्मक होती हैं। आगे देखिए, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। ये गलत बात है, यही बिल्कुल इसका आंसर सही है, यही नहीं होगा, क्योंकि जो कर्मवाच्य होता है वो हमेशा सदैव क्या होता है बाबू? वो सकर्मक होता है। सदैव कैसा होता है? कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे? उसने कहा दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। अब बताओ, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है। तो मुझे तो लगता है इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होना चाहिए। सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप लोग इसका बताइएगा 18 क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा आंसर? चलिए आगे देखेंगे। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? वही तो अभी हमने बताया। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सोरठा के जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं? तो मैंने क्या कहा कि ये जस्ट दोहा का अपोजिट होता है। अरे हाँ, दोहा का अपोजिट होता है। तो इसमें पहले 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13, ये चलेगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? विषम चरणों में इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। कसौटी शब्द है, कसौटी शब्द कैसा शब्द है भाई बताओ? कसौटी शब्द कैसा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है? बताओ। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कैसा शब्द है? कसौटी। बताइएगा सभी लोग, बताओ भाई। कसौटी आपका तद्भव शब्द है। कसौटी क्या है? तद्भव शब्द है। बात क्लियर है एकदम? चलिए एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा पानी पी लें, हम प्यास लग गई। आगे देखिएगा, ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? बताइए, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? तो बताइएगा, विशेष से अगर पहले विशेषण आएगा, विशेष से अगर पहले विशेषण आएगा तो क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण, कि विशेष विशेषण, कि सार्वजनिक विशेषण, कि प्राव्य विशेषण? तो बाबू पहले तो इसको आप हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो। कारण जब विशेषण की कोई विशेषता बताए तो वो प्राव्य विशेषण होता है और इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं। दो ऑप्शन आपके सामने बचे। विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष से विशेषण क्या होता है? तो इसका बताइएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? बताइएगा, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? तो अगर विशेष से पहले विशेषण आ जाएगा तो उसे हम विशेष विशेषण कहेंगे। और अगर पहले विशेषण आ जाए, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? तो विशेष विशेषण। और अगर पता चले पहले विशेष आ जाए
फिर विशेषण जाए, पहले मतलब विशेष हो जाए यहाँ पर, मतलब संज्ञा या सर्वनाम हो जाए, फिर विशेषण आए तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, इसको समझना गौर से। अगर पहले विशेषण हो, अगर पहले विशेषण हो फिर बाद में संज्ञा या सर्वनाम हो, बाद में संज्ञा या क्या हो? सर्वनाम हो। ध्यान देना, पहले अगर विशेषण हो, पहले विशेषण हो फिर संज्ञा या सर्वनाम हो बाद में, तो वो विशेष विशेषण होगा। और अगर यही चीज उल्टा हो जाए, पहले संज्ञा या सर्वनाम हो उसके बाद अगर विशेषण आए, उसके बाद विशेषण आता है, तो वो कहलाता है विधेय विशेषण। कोई डाउट? उसे कहेंगे विधेय विशेषण। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले विशेषण आए फिर उसके बाद विशेष आए, संज्ञा या सर्वनाम आए, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेष विशेषण बोलेंगे। और अगर पहले विशेष से आ जाए और फिर उसके बाद विशेषण आए तो उसे हम विधेय विशेषण बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? चलिएगा आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को देखें। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं भाई, आ जाओ। चलिए बताइएगा, इसमें बोला गया 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके क्या हो गए? 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, दिन फिर गए या दिन पक गए? बताओ। तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा क्या होगा 22 का, आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग इसको बताइएगा। ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब किसी को पैसे मिल जाएंगे, अगर इतने पैसे किसी को मिल जाएंगे तो उसका कहता मेरे तो दिन बहुर गए, मेरे दिन वापस आ गए, अब मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम अब झेलनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से वो सोचने लगता है और लोगों से कहने लगता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये दिन फिर गए। आगे देखिएगा, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक खाली स्थान दिए थे। क्या दिए थे? आज्ञा दिया था, अधिकार दिया था, उपदेश दिया था, निर्देश दिया था। हाँ, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक क्या दिए थे? निर्देश दिए थे। बताइए क्या होगा इसमें? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो जाएगा? निर्देश दिए थे, अधिकार दिए थे, आज्ञा दिए थे, उपदेश दिए थे। तो उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। क्या दिए थे? निर्देश दिए थे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बाबू, इसको ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा 24, इसको आप लोग बताइएगा। कहता है कौन सा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द जो दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। जो दिए गए विकल्प है उनमें से चिन्हित करना है। अब इसमें कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कर, गुणवाचक कौन सा होगा? तो आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए, जवाब दीजिए, तुरंत क्विक जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, कितने, कैसा, कितना, किस। तो आपको जो ये कैसा है, कैसा आपका गुणवाचक लगता है, कितने नहीं लगेगा, कितना भी नहीं, किस नहीं, क्या होगा? कैसा। मतलब ये उसी के गुण को पूछा, सामने वाले व्यक्ति का कैसा नेचर है हमें नहीं पता, कि किस नेचर का है, कैसा नेचर है हमको नहीं पता, या सामने वाला व्यक्ति कैसा है हम नहीं जानते हैं, तो ये उसका क्या बताएगा? गुण बताता है। निष्काम का संधि विच्छेद बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निष्काम का, तो देखिएगा निष्काम का संधि विच्छेद होता है, निष्काम होता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि सामने क्या बन गया? निष्काम हो गया। तो अगर किसी भी संधि विच्छेद में अगर प्रथम पद में जो शब्द है अगर वो छोटी ई या बड़ी ई आ जाता है, या छोटा हो बड़ा हो आ जाता है, और सामने जो है कोई भी वर्ग का पहला या दूसरा शब्द आ जाता है, जैसे इसमें का आ गया है ना, जिसको आप अघोष शब्द भी कहते हैं, तो देखिए का आ गया, अगर ये मिल जाता है तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा ख। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा? निष्काम, निष्काम हो जाएगा। ध्यान दिए, 25 का मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। का वर्ग है तो विसर्ग में बदल जाता है। हाँ, का वर्ग का अगर आ गया तो किस में बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? अब आपको बताना है इसको। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? बताओ बाबू,
दिख रहा है ना, स्वर संदेह, व्यंजन संदेह, विसर्ग संदेह, गुण संदेह। तो दुरूह किस संधि का उदाहरण होता है, बताइएगा, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? सभी लोग जवाब देंगे। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? तो दुरूह बाबू विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण। दो धन ह होता है, फिर ये रा बाद में कन्वर्ट हो जाता है। अहिर का तत्सम शब्द क्या होगा? अभीर, अधीर या इनमें से कोई नहीं। अणु क्या होगा? तो देखिएगा अहिर का अधीर होता है। अहिर का क्या होता है? अधीर होता है। ये तत्सम पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, एक मिनट गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिएगा, ये रुकिएगा आप, इसके लिए बिल्कुल रुकिएगा भाई, बिल्कुल रुक जाइएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा अभीर, अभीर हो जाएगा। क्या होगा? अहीर का वो तत्सम हो जाएगा अभीर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। सलाका का तद्भव शब्द है, सलाका का तद्भव शब्द क्या होता है? सलाका का सलाका का तद्भव शब्द क्या होता है? तो सांप होगा, सांवला होगा या सलाई होगा, इनमें से कौन होगा? तो मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा? सलाका का हो जाएगा तद्भव सलाई हो जाएगा। सलाका का तद्भव क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29। खड़ी बोली का उद्भव हुआ पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो बताइएगा खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ है, किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कहाँ से? पश्चिमी हिंदी, मतलब ये मेरठ होरठ का जो साइड है इधर से आपका माना जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? अब आपको बताना है हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं। तो बताइएगा 15, 25, 18, 22, 15, 25, 18, 22 कुल कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में? आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा प्लीज बाबू। तो हिंदी भाषा में जो उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषा में जो उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं वो टोटल कितनी है पता है? वो 18 टोटल भाषा उपभाषाएं हैं, ठीक है। कितनी होंगी? कितनी है? टोटल 18 उपभाषाएं। 22 भाषा तो आपके संविधान में देखने को मिलती हैं, संविधान में आपको देखने को मिलती हैं। और ये अनुसूची भाषाओं, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 22 भाषाएं संविधान के, और इसे उपभाषा कितनी है हिंदी में? 18 उपभाषाएं। आगे देखिएगा दिया गया है डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही परिभाषित शब्द बताइएगा। डिस्चार्ज तो उन्मोचन याचिका, कार्यमुक्त आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन या निरस्त याचिका। तो डिस्चार्ज पिटिशन का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से तो निरस्त याचिका होना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? आप लोग बताइएगा। देखिएगा उन्मोचन याचिका, कार्यमुक्त आवेदन, निरस्त याचिका, सेवा मुक्ति आवेदन। तो इसमें उन्मोचन याचिका होगा। क्या होगा? उन्मोचन याचिका होगा, ठीक है। उन्मोचन याचिका होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो एकदम अदालत वाली भाषा इसमें ला दी है, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया है प्रश्न संख्या 32 और 33 में निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का बताना है। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा स्वर्गिक, सरल, सुंदर। तो नैसर्गिक का मतलब होता है सीधा सीधा प्राकृतिक से, नेचुरल से, ठीक है। 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा बाबू आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। संरचना, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। संरचना का क्या होगा? सुधार होगा, बनावट या गठन? बिल्कुल संरचना का बनावट या गठन हो जाएगा भाई, उपचार और रचित नहीं होगा। आगे है निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? कौन सा है भाई? पंक्ति देखते हैं, हम देखते हैं पूरी पंक्ति देखना पड़ेगा हमें, देखते हैं भाई। चलिए देख लेते हैं। कहता है रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। हाँ देखिएगा, राम ने रथी बिरथ रघुवीरा और देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा,
बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। फिर से देखिएगा, राम निरथी बिरथे रघुबीरा देखी विभीषण भयमधीरा अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। अब आपको बताना है ये चौपाई है, बरवे है, शोरठा है या रोला है। तो आप लोग मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पर क्या है। तो ये मेरे बाबू ये चौपाई है। क्या है ये चौपाई है। देखिएगा ये है क्या, ये क्या होता है, ये चौपाई छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक है, आगे चलेंगे हम। देखिए, चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द क्या होगा। चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द क्या हो जाएगा। तो चार दिशाओं, चतुर्दिक हो जाएगा। चार दिशाओं का चतुर्दिक हो जाएगा बाबू। इसमें सोचना क्या है, चतुर्युग नहीं होगा, चार युगों का समाहार चतुर्युग होगा। चार कोणों का योग चतुष्कोण होगा। चार दिशाओं का योग चतुर्दिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, 35 का बी नंबर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 36 निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है। अब देखिएगा कर्मधारय समास इसमें किसमें है, चंद्रमुख मृग नयन दोपहर नराधम। तो देखिएगा कर्मधारय समास नहीं है। तो आप देखिएगा इसमें, तो वही तो मैं सोचता हूँ, इनमें तो सब में आपको कर्मधारय नजर आ रहा है। देखिएगा दोपहर मतलब दोपहर, ये समाहार है किसका, दोपहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोपहर क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है। अब पागलपन यहाँ पर दिया है, तो देखिएगा विदेशज है, तद्भव है, देशज है, तत्सम तद्भव है। अब बताइएगा, तो ये जाहिर सी बात है जो पन आएगा वो क्या आ जाएगा, तद्भव आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 37 का हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तद्भव कोटि मतलब बिल्कुल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, मतलब प्रत्यय बाद में लगने वाला है। नगर है, बाजीगर है, सागर है, अगर है। अब बताइएगा इसमें कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि प्रत्यय का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो आप जानते हैं नगर को तोड़ेंगे तो नहीं पता चलेगा, इसको भी तोड़ेंगे तो नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, बाजीगर इज द राइट आंसर। बाजीगर इज द राइट आंसर 38 का। इसमें जो है गर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है, गर प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचानना है। ठीक है, क्या पहचानना है, एक मिनट, हाँ बताइए, 39 में बताइएगा। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह को पहचान कर चिन्हित कीजिए। आंख, अली, अच्छी, अच, अंग, अवयव, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कच्छा, नाक, स्वर्ग, नाक, केसर, इज्जत। अच्छा, अंग, अवयव, अंश, शरीर। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 भी देखेंगे हम लोग। हाँ, बस इतना देख लेते हैं बस। चलिए देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला और अंतिम निश्चित है। ठीक है,
तो संविधान की जैसे बात किया गया, संविधान में विशिष्ट बहुमत से संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है। देखिए संविधान में पहला शब्द है, अब इसको आपको चारों को क्रम से लगाना है, तो इनको चारों को क्रम से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 40 को लगाना है, 40 को आपको लगाना है इसमें। तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। संविधान में संशोधन, देखिएगा रा अगर कर ले हम, संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है कब, जबकि संशोधन विधेयक, है ना, क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा। मान लो रा के बाद हुआ कर लिया हमने, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों सदनों में, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ला कर लिया हमने, विशिष्ट बहुमत से, या हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, पास कर दिया गया, बहुमत से पास कर दिया जाए। तो संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास कर दिया जाए तब। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 इज कंप्लीट। आप लोग मुझे बताइएगा बाबू कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, और आप लोग अपना रिस्पांस दीजिएगा। ठीक है, यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी का पेट हो, अदरवाइज एसआई हो या यूपी पुलिस का हो एग्जाम, आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत सफिशिएंट ये मटेरियल होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और आप लोग वर्दी जरूर पहनिएगा। पेट वाले पेट निकालें, इसके बाद विभिन्न यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली वैकेंसियों पे अपना स्थान सुनिश्चित करें। ठीक है, सभी लोग एक बार जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। ओके, और कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट का मैं आकांक्षी हमेशा रहता हूं ताकि क्या सही है क्या गलत है उसको मैं विश्लेषण कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।